देखो, तो पशुपालन के बारे में हम बात कर रहे थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पशुपालन है ना, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अब भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स है वो कहाँ, किस राज्य में आते हैं भाई सबसे ज़्यादा एनिमल्स? सबसे हरियाणा पंजाब में जो है वो सबसे ज़्यादा भैंसें होती है ना। क्या होती है सबसे ज़्यादा? बुफेलो, भैंसों का जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में और पंजाब के अंदर। अगर ओवरऑल एनिमल देखो, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के अंतर्गत हम किन किन जानवरों को लेते हैं? गाय को लेते हैं, भैंस को लेते हैं, बकरी को लेते हैं, है ना, भेड़ भी आ जाती है उसके अंदर, है ना। उसके बाद में घोड़े, गधे, सूअर, खच्चर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। पर जो हमारे देश के अंदर मेन चीज़ है वो तीन ही है, गाय, भैंस और बकरी, है ना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पशुधन है। ठीक है, इसको हम लाइव स्टॉक भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लाइव स्टॉक, मतलब कि पशुधन। और उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा, है ना, सर्वाधिक मात्रा में जो है पशु मिलते हैं। अब पशु के अंदर गाय भी आ गई है ना, भैंसें भी आ गई है और बकरी भी आ गई है। ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, काऊ, बफेलोस और गॉड, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। ठीक, अब इसके बाद आगे चलो तो मिल्क प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली पशु ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है तो मिल्क भी ज़्यादा कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में ही होगा। पर अगर मैं पर पर्सन के हिसाब से मिल्क की बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? पंजाब के अंदर। कहाँ मिलता है? पंजाब के अंदर, उसके बाद हरियाणा के अंदर, है ना। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पर पर्सन, प्रति व्यक्ति दूध, है ना, प्रति व्यक्ति दूध की हम बात कर रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति जो दूध है सबसे ज़्यादा पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है, और फिर उसके बाद में यूपी का नंबर आता है। देखो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वहाँ पर पर्सन का जो रेशो है वो क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो भारत में जो पशुपालन है तो पशुओं की गिनती भी की जाती है। क्या की जाती है? गिनती। तो सबसे पहले जो पशु गणना हुई थी भारत के अंदर वो कब हुई थी? 1919 में, है ना। मतलब कि मैं लिखूं कि जो पहली काउंटिंग हुई थी, पहली पशु गणना, ठीक, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि यहां पर जो एनिमल्स है, एनिमल्स का जो नंबर है वो सबसे पहले कब गिना गया था? 1919 के अंदर, 1919 में, सन 1919 में। ठीक, पहली पशु गणना मतलब कि एनिमल काउंटिंग, है ना। पहली एनिमल काउंटिंग जो है लाइव स्टॉक की काउंटिंग कब हुई थी? 1919 में। आज़ादी के बाद अगर देखूं तो ये 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में, आज़ादी के बाद, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हुई थी 1951 में, पहली पशु गणना हुई थी। ठीक, अब देखो भारत में जो पशु है वो किस लिए पाले जाते हैं? भारत में पशुधन किस लिए रखा जाता है? पहली चीज़ तो अकेला कोई पशु रखता है क्या? जिसके पास थोड़ी बहुत भी ज़मीन होती है वही पशु रखता है। ठीक है, तो क्यों रखा जाता है भाई? आप लोग बताओ जरा कि पशुधन भारत में क्यों रखा जाएगा? किन चीज़ों का व्यापार के लिए? हाँ, मिल्क एंड ब्रीड, है ना, ब्रीड के लिए। हमारे यहाँ मांस के लिए पशुओं को पाला नहीं जाता, बकरी को अगर छोड़ दें तो, है ना। अब पोल्ट्री जो है, मुर्गी पालन है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी केवल हम पशुधन जिसको कहते हैं उसकी बात करें। ये जो मुर्गी वगैरह ये पक्षियों में आ जाती है ना, ये पशु के अंतर्गत नहीं आएगी, एनिमल्स के अंदर। तो देखो भारत में अगर गिनती की मैं बात करूँ तो हर 5 साल के बाद जो है काउंटिंग होती है। किसकी? एनिमल्स की। जैसे हम लोग की काउंटिंग हर 10 साल के बाद होती है, अब 2021 में होने वाली है, वैसे ही पशुधन की जो गिनती होती है वो कितने साल बाद होती है? 5 साल के बाद। अभी पिछली गिनती कब हुई थी? 2017 में, है ना। तो जो लास्ट काउंटिंग हुई थी, लास्ट काउंटिंग जो हुई थी वो कब हुई थी? 2017 के अंदर। ठीक, और 2017 के अंदर काउंटिंग हुई थी और उसमें जो पशु थे हमारे, अगर मैं किसकी बात करूं, टोटल ओवरऑल पशुधन की अगर मैं बात करूं, जिसमें मैं अभी किसको शामिल कर रहा हूं? सिर्फ गायों को। किसको शामिल कर रहा हूं? गाय को। तो काउस का जो नंबर था, 159 मिलियन। कितना था? 159 मिलियन, ये काउस का नंबर था। ठीक है, फिर बफेलो की अगर मैं बात करूं तो बफेलो में मतलब कि जो भैंसें हैं हमारी, भैंसों के अंदर 109.2 मिलियन। ये पॉइंट्स में भी कुछ रहेगा, है ना, बस इतना भी आप लिख दोगे तो इतना इनफ है।
तो 159 मिलियन गाय थी और 109 मिलियन क्या थी हमारे पास, भैंसें थी। ठीक है, कब की रिपोर्ट है ये, 2017 की रिपोर्ट है। अब अगली काउंटिंग कब होगी, अगली काउंटिंग कब होगी भाई, ठीक, अब 2017 से आप लगा लो 5 साल के बाद, तब ये काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पशुधन को लगातार मेजर किया जाता है। अब देखो इसमें अगर आप एक बार सर्च मारोगे ना गूगल पर लाइव स्टॉक की काउंटिंग करके, है ना, तो आपको पूरा डाटा मिलेगा। कैसे डाटा, कि उसमें गाय होंगी, गाय के अंदर भी उन्होंने कैटेगरी दे रखी है कि गाय में आपकी एडल्ट काउस कितनी है ना, जो कि दूध देने वाली गाय कितनी है, बछड़े कितने हैं, है ना, ऐसी गाय जो किसी काम की नहीं है वो कितनी है ना, उसके बाद में देसी गाय कितनी है, विदेशी ब्रीड कितनी है, ऐसा पूरा आपको एक लिस्ट बनी हुई वहाँ पर मिल जाएगी। तो उतना आपको डाटा उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो केवल मेजर जो उसके डाटा है कि गाय टोटल कितनी है, भैंसें टोटल कितनी है ना, ये 2 चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक, अब देखो पशुपालन हमने कहा, ये हो गया इतना, इसको नोट कर लो जरा फटाफट से, फिर हम थोड़ी सी इसके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से बताओ कि दूध बेचना या गाय भैंस रखना फायदे का काम है या नुकसान का काम है, आप लोग को क्या लगता है ना। जैसे हम लोग तो शहर में रहते हैं, अब कुछ लोग गांव से भी आए हैं, जैसे हम भी गांव से आए हुए हैं, तो क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, लोगों को गाय भैंसें रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, फायदा होता है इसमें कि नुकसान होता है, क्या होता होगा, फायदा होता है। देखो ये सब डिपेंड करता है, पहले तो उसके पूरे हमको उसको समझना पड़ेगा, है ना। अब देखो हमारे देश के अंदर 2 चीज़ों के लिए पशु पाले जाते हैं। पहला तो हमने बता दिया मिल्क, है ना, मतलब कि दूध बेचते हैं लोग, और दूसरा क्या करते हैं, हम एनिमल्स को भी सेल करते हैं, है ना, एनिमल को भी हम सेल कर देंगे। मतलब कि आप उसको कह सकते हो कि ब्रीड हमने बना ली है ना, या तो हमने इसकी नस्लें, अच्छी नस्लें विकसित कर ली है और उसी को हम बेचते हैं, मतलब कि एनिमल की सेलिंग हो जाती है। एनिमल की सेलिंग कर सकते हैं और मिल्क की सेलिंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ हमारा जो देश है वो कैसा है, गांव का देश है ना। अगर आपको मिल्क सेल करने के हिसाब से अगर आप ये शुरू करते हो बिजनेस, तो वो गांव में नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि गांव में तो सभी के पास होता है पहले से ही, और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर अच्छा रेट नहीं मिलेगा आपको दूध का। मतलब भैंस का अच्छे से अच्छा दूध भी आपको वहाँ पर 30, 35, 40 रुपए लीटर में आसानी से मिल जाएगा, और वही दूध यहाँ पर अगर आप शहर में लेके आओगे तो क्या होगा, 80 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये, जैसा भी वो एरिया होगा। ज़्यादा पॉश एरिया रहता है तो अच्छी कीमत भी मिलती है। ठीक, ये 2 चीज़ हो गई। तो अगर मिल्क के उद्देश्य से, मिल्क के पर्पज़ से आपको रखना है तो आपको कहाँ पर ये बिजनेस करना चाहिए, शहरों में। ठीक है, और अगर आपको एनिमल ब्रीड आप कर रहे हो तो आप गाँव में भी इसका काम कर सकते हो। अगर मिल्क आप गांव में बेचने को जाओगे तो आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, शहरों में इसका बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक भाई, पहली चीज़ हो गई। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, और ये बिजनेस बहुत फायदे का बिजनेस है। इसमें आप कैसे कैसे काम करोगे वो सब मैं आपको बताता हूँ, कैसे कैसे काम होता है। अब देखो मिल्क अगर हम रख रहे हैं तो मिल्क में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो काऊ है और एक क्या है, भैंस है, मतलब बफेलो है। 2 चीज़ें हैं, तो दोनों में से किसका जो है ज़्यादा फायदेमंद होता है, भैंसों का, है ना। क्यों होता है भाई, भैंस ज़्यादा दूध देती है। एवरेज अगर मैं लगाऊं तो 8 से 10 लीटर या 12 लीटर की जो भैंस है वो एवरेज दूध हमारे यहाँ पर देती है, और गाय जो होती है वो एवरेज 6 से 8 लीटर ये जो है जाती है। वो भी देखो कुछ अच्छी नस्लों की गाय भी होती है, जैसे कि हाँ 15 से 20 लीटर 25 लीटर वाली गाय भी होती है हमारे पास, है ना। पर हम अभी यहाँ पर सिर्फ एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं। अभी जब मैं ब्रीड बताऊंगा आपको अलग अलग, जैसे साहिवाल गाय है, राठी गाय है ना, उसके बाद में हमारे पास में हमारी जो देसी, ये सारी देसी नस्लें हैं। HF गाय है, वो ज़्यादा दूध देगी। भैंसों की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो शहरों में अगर आपको काम करना है दूध के हिसाब से, है ना, मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भैंस जो है सबसे अच्छी होती है ना। भैंस का जो है, अब एवरेज में आपको उसकी भैंस का कैसे मैनेजमेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें 3-4 चीज़ें। पहला तो जो आपने फॉर्म बनाया है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट। मतलब कि जो आपने कृषि का फॉर्म बनाया है उस फॉर्म की पूरी व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी। कैसी व्यवस्था होगी कि वहाँ पर पशुओं के लिए पानी पर्याप्त होना चाहिए, पशुओं के लिए जो है फीड है वो पर्याप्त होना चाहिए, पशुओं के लिए जो आवास है मतलब कि शेल्टर है वो होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में उनके लिए और क्या होना चाहिए, इसके बाद में मेडिसिन, है ना, या मेडिकल जो फैसिलिटी है आपकी जो सुविधा है वो होनी चाहिए। ठीक,
अब देखो एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। तो अगर मैंने कहा कि भाई मुझे भैंस का जो है दूध बेचना है और उसका धंधा शुरू करना है, तो मुझे कितनी भैंसों से शुरू करना चाहिए, है ना। तो अगर भैंस आप रखते हो तो आप एक भैंस से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। बस उसमें शर्त क्या है कि जितना आप उसमें रॉ मटेरियल, जैसे भैंसों को खिलाने के लिए जो चीज़ें अगर आपके घर में होती हैं तो आप और फायदे में रहोगे। अगर आप सब खरीद के खिलाओगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा नुकसान में चला जाएगा। तो अगर आपके घर की चीज़ें हैं, है ना, मतलब आपको सिर्फ फीड लेना पड़ रहा है बाहर से, फीड का मतलब जो खली कांकड़ा जो होता है वो, बाकी का घास और भूसा जो अगर आपके घर का है तो आपको वो भैंस जो है उसका जो भी मिल्किंग का जो पीरियड होता है उस पीरियड में ही वो उसकी कीमत निकाल के चली जाएगी, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, फिर उसमें नुकसान हो जाएगा। अब देखो सबसे जरूरी क्या है दूध के बिजनेस में, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, कि वाटर का जो सप्लाई है वो एनिमल्स को हमेशा होना चाहिए, हमेशा। यहाँ पर मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने गाय भैंस रखी घर में, हम उसको सुबह एक बार पानी पिला देते हैं, दोपहर में एक बार दे देते हैं, शाम को एक बार दे देते हैं, ऐसे करके हम उसको 3-4 बार दिन में पानी पिला देते हैं। पर उससे मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होता है। कैसे होता है कि भैंस को या गाय को भाई पानी जितना अच्छे से मिलेगा, अब जैसे हम ही बात कर लो ना, अगर हमारे पास हमारी बॉटल है तो जब हमारा मन करेगा हम पानी पी सकते हैं। पर अगर हमें कंडीशन रख दी जाए कि भाई आपको 1 घंटे में 2 घंटे से ही पानी मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में पीने की कोशिश करेंगे ताकि हमको बार बार फिर क्योंकि फिर अगली बार 2 घंटे बाद ही मिलने वाला है पानी, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जैसे हम ज़्यादा अमाउंट में पानी पीते हैं तो वो यूरिन के फॉर्म में क्या हो जाता है, निकल जाता है, और वो भैंस के दूध बनाने के काम में नहीं आता है। तो अब जो हमारे देश में जो अच्छे अच्छे फॉर्म्स बन रहे हैं वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का, जैसे मान लो यहाँ पर मेरी बफेलो है और यहीं पर मैंने एक ऐसा बर्तन लगा रखा है या एक ऐसा कंटेनर लगा रखा है और उसमें पानी की टंकी से, है ना, ये मेरा वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक से वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन कर रखा है मैंने, है ना। मतलब कि इसमें हमेशा इतना पानी भरा रहता है और ये भैंस के पास ही लगा होता है। जैसे ही भैंस या गाय इसमें से पानी पीती है, वो जितना भी पानी पिएगी उतना पानी इस टंकी में से इसमें वापस भर जाएगा, है ना। मतलब ये हमेशा इतना भरा ही रहेगा, चाहे भैंस उसमें से कितना भी पानी पी ले। तो उससे क्या होता है कि मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ आपको फार्म मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सफाई का, क्योंकि भैंसों में या गायों में जो उनके खुर होते हैं, है ना, पैर जो होते हैं, उन फंगस बहुत लगती है, उनके बीच में बीमारियां बहुत लगती है। तो अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह नहीं रखोगे तो आपका, और उनमें तो ऐसा होता है कि एक को हुआ तो सभी को हो जाएगा, है ना। इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वहाँ पर मेंटेन रखनी पड़ेगी। जैसे ही वो गोबर या वगैरह या जो भी होता है उसको फटाफट से उठा के क्या करना पड़ता है, वहाँ से अलग करना पड़ेगा, ठीक है। और पक्की जगह है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कच्ची जगह होगी तो उसमें थोड़ा सा, देखो एनिमल को जो फीलिंग आती है अच्छी, वो तो कच्ची जगह में ही आती है ना। मतलब उनको जो नेचुरल लगता है वो कैसा लगेगा, नीचे कच्ची जमीन पर क्या होता है कि वहां पर कच्ची जमीन में वो लोग गड्ढे कर लेते हैं जानवर लोग, और उसमें फिर वो गंदगी सब भर जाती, तो वो बहुत बेकार सा, वो पूरा माहौल जो है पूरा हाइजीनिक नहीं रहता है। तो इसी वजह से पक्का प्लेटफॉर्म भी आप बना सकते हो, और उसके ऊपर आजकल क्या होता है, रबड़ के मैट्स आते हैं, है ना, रबड़ के मैट जो कि मिट्टी जैसी उनको फीलिंग देते हैं नीचे से पैरों में, वो बिछा दिए जाते हैं, ठीक। तो वो कर सकते हो। तो पहला हो गया वाटर का मैनेजमेंट, और सबसे जरूरी किसका मैनेजमेंट है, फीड का। फीड में आपको भैंस को, मैंने कल बताया था आपको कि वो 10 से 12 किलो का क्या लेगी, भूसा खाएगी। उसके बाद में 4 से 5 किलो, ये दूध के हिसाब से होता है वैसे तो, नॉर्मल अगर हम ले लें तो 4 से 5 किलो वो खली जो भी आप उसको दे सको। फिर आपको ग्रीन फोडर भी देना पड़ेगा, हरा चारा भी आप 4 से 5 किलो उसको दे सकते हो। इस तरीके से एक बैलेंस डाइट उसकी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, है ना। इसी के साथ साथ वो क्या करेगी, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगी, लंबे समय तक काम भी करेगी, दूध भी देगी, और साथ में दूध का जो प्रोडक्शन है वो भी कैसा देगा, अच्छा देके जाएगी। और इन सभी के बीच में दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि उसको हम जैसे ही 3 महीने होते हैं उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल उसके अंदर सीमेंट डाल के और फिर से उसकी नई जनरेशन को जो है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर भैंस खाली रह गई, है ना, खाली रहने का मतलब कि अगर एक बार उसने दूध दिया साल भर, उसके बाद वो दूध देना बंद कर देगी, तो अगले साल वो पूरा साल भर आपको उसको रखना पड़ेगा, और अदरवाइज नई जगह है तो फिर आपको बेचना पड़ेगा उसको, है ना। इस वजह से किसानों को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और यही मेन वजह है कि जब भैंस दूध देना बंद कर देती है, तब उसका अगर आपने मेंटेनेंस रख लिया तो अगली बार वो फ्री आ रही है आपके लिए। आ रही कि नहीं आ रही, कि आपने एक बार 50,000 की भैंस लेके आए, अगर आपने उसको एक बार दूध लगा करके बेच दिया मान लो 20,000 में, तो वो गई, आपको फिर से नई भैंस लाओगे तो फिर 60,000 में आएगी। तो क्या करना है, अगर आपने उस भैंस को रख लिया, मेंटेन कर लिया, तो फिर वो आपको लिए फ्री काम करेगी, और साथ में उसका बच्चा भी आ रहा है ना, तो वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अब दूसरा देखो,
गवर्नमेंट ने इस तरीके के सीमन डेवलप किए हैं, है ना, मतलब कि अच्छी किस्मों के, जिसमें भैंस को हमेशा फीमेल चाइल्ड ही होता है। क्या होता है? हमेशा फीमेल चाइल्ड, क्योंकि भैंस अगर जो बच्चा लेकर आती है अगर वो फीमेल रहेगा तो आगे चल के वो भी भैंस बनेगा, अगर वो मेल लेके आती है तो उसका तो कोई यूज़ नहीं होता है ज़्यादा हमारे देश के अंदर। तो इस वजह से ऐसे सीमन का आप यूज़ करो जिसमें क्या होता है, जिसमें कि जो आपका फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा? फीमेल बनेगा, जिसकी वजह से किसानों को उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक, उसके बाद में ब्रीड डेवलप कर सकते हो आप। ये तो मिल्क की चीज़ हो गई। अच्छा, मिल्क में आपको एक और चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो भी मिल्क प्रोडक्शन है वो अगर आप पर्सनली काउंटर से सेल करते हो, अपना खुद का सेलिंग करते हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने डेयरी में दे दिया है ना, या किसी भी बड़े जगह पर होटल वगैरह में लोग दे देते हैं, तो वहाँ पर आपको थोक का रेट मिलता है, जिससे आप किसानों का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो अगर आप पर्सनली सेल करते हो, है ना, पर्सनल काउंटर से सेल करते हो या फिर उसको पैकेजिंग में सेल करते हो, तो उससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप देखोगे कि दिल्ली के अंदर, बंबई के अंदर, बड़े बड़े शहरों में बॉटल में दूध मिलता है ना, वो बॉटल का दूध भी वही दूध है जो हम लोग यूज़ करते हैं, पर उसकी पैकेजिंग से लेकर, उसकी कूलिंग से लेकर, एक बहुत बड़ी मशीन आती है मतलब फॉर्म्स के अंदर, जो दूध को पूरा कलेक्ट करके उसको चिल कर देती, ठंडा कर देती है और उसको बॉटल्स में पैक कर देती। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम मैनेजमेंट लेकर के चलेंगे तो पशुपालन में भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। ठीक, दूसरा, यही सब सेम चीज़ गाय के साथ भी करना पड़ेगी आपको, पर अंतर क्या है कि गाय दूध कैसे करेंगी? कम दूध देंगी। गाय दूध कम दे दी और जिसकी वजह से गाय का जो दूध का रेट है वो भी कम मिलता है, 20 से 25 रुपए लीटर गाय का दूध मिलता है आपको। इसी वजह से लोग गाय पालना कम पसंद करते हैं अगर दूध का काम कर रहे हैं तो, है ना। ये हो गई बात। चलो अब आगे चलूं तो मैं इनकी कुछ किस्मों की हम बात करते हैं। तो भैंसों के पास अगर हम देखें तो भैंसों में किस्मों की मैं बात करूं तो कौन कौन सी किस्में हमारे पास? विदेशी, है ना। पहली विदेशी किस्मों की मतलब फॉरेन ब्रीड की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी है भाई? सबसे पहली तो मुर्रा है ना, जो कि बहुत पॉपुलर है हमारे देश के अंदर। सबसे ज़्यादा कौन सी भैंस है? मुर्रा भैंस। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं जाऊँ, है ना, तो एक आती है जाफरा। जाफरा ये भी एक बहुत अच्छी ब्रीड है जो कि विदेशी ब्रीड है सारी, है ना। मुर्रा हो गई हमारी, जाफरा हो गई। उसके बाद में केराबाऊ, केराबाऊ करके भी एक ब्रीड आती है ना, केराबाऊ। मुर्रा, जाफरा, केराबाऊ, ये तीन जो ब्रीड है भैंसों की, ये विदेशी ब्रीड्स हैं जो कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है? मुर्रा भैंस। ठीक है, मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा फेमस है, आपको भारत के लगभग हर हिस्से में मिल जाएगी। और भैंसों को एज अ बिजनेस, है ना, भैंसों का जो मिल्क प्रोडक्शन से लेकर के सेलिंग तक का जो काम है पंजाब हरियाणा में सबसे अच्छा होता है पूरे देश की तुलना में। ठीक, और मिल्क का सबसे ज़्यादा कंजप्शन कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक, चलो इसके बाद अगर मैं गाय की बात करूं, काऊ की, है ना, काऊ की कई सारी हमारे पास, देसी काऊ की कई सारी ब्रीड्स है ना। अच्छा, देसी भैंस जो होती है उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि पहली चीज़ तो वो दूध कम देती है। देसी भैंसें दूध क्या करेंगी? कम देंगी। दूसरा, वो अकेले नहीं रह सकती हैं। अगर आपने उनको अकेले बांध दिया कहीं पर तो क्या करेगा? उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, मतलब कि उनको वहाँ अच्छा नहीं लगता है। अगर उनके साथ में 2-4 जानवर और बंधे रहेंगे, चाहे वो गाय बंधी हो, तो उनका जो हम कह सकते हैं कि उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो दूध अच्छा देती है। ठीक, तीसरा उनके साथ दिक्कत क्या है कि उनको रोज़ बाहर वॉकिंग पे जाना पसंद है ना, मतलब घूमना फिरना पसंद है देसी भैंसों को, क्योंकि वो जंगल में चरने जाती हैं। अगर वहाँ पर आपने उसको नहीं भेजा तो भी उनका मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, और मुर्रा भैंस या विदेशी जो ब्रीड है उनके साथ ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ खाने से मतलब है, आपने खाना रखा, खाना खाएगी, मस्त दूध देगी और आराम से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं देगी आपको। इसी वजह से इसका ज़्यादा चलन है हमारे देश के अंदर। जिसके पास बहुत जगह है, जंगल है, मान लो गाँव में कहीं है, तो वो देशी भैंसें भी रखते हैं, क्योंकि उनके दूध की जो क्वालिटी है, जो इम्यूनिटी पावर है, वो इनसे अच्छी होती है ना, पर वो उनका जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलो अब काऊ की बात करें तो काऊ में देखो, देसी ब्रीड में बात करूं तो साहीवाल, साहीवाल है ना, राठी है, लाल सिंध आती है एक, लाल सिंध गाय है ना, साहीवाल है, राठी है, लाल सिंधी है ना। और इसमें देखो साहीवाल जो है, राठी है, लाल सिंधी, ये मुख्य देसी नस्लें हैं। कौन सी नस्लें हैं? देसी गाय। देसी गाय की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा नागपुरी भी आती है ना, वो भैंस भी आती है। देखो
और मैं आपको बता देता हूँ गिर, है ना। एक और गाय बहुत फेमस होती है हमारे देश के अंदर, वो कौन सी होती है? गिर गाय। गिर गाय, साहिवाल, है ना। और फिर तो इसके अलावा आप जाओगे तो क्षेत्र के हिसाब से आपको बहुत सारी नस्लें मिल जाएगी, जैसे कि मालवी गाय जो मालवा क्षेत्र में मिलेगी, निमाड़ी गाय जो निमाड़ के क्षेत्र में मिलेगी। इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है इंटरब्रीडिंग से, बाकी इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है ना। मुख्य ये 3-4 जो है हमारे देश के अंदर पाई जाती है, साहिवाल है, राठी है, लाल सिंधी है, गिर है। ठीक। अब देखो इनमें जो है दूध की अगर मैं बात करूं तो ये साहिवाल जो गाय है आपकी, ये अच्छा दूध देती है ना, 15 से 20 लीटर तक जा सकती है। बहुत अच्छे से इसकी जो हेल्थ होती है, मतलब कि इसके जो बछड़े होते हैं बैल, है ना, उनको हम फार्मिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि खेती बाड़ी के काम में भी उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, दूध तो वो दे ही रही है साथ में। ठीक, उसके अलावा गाय जो है उसका जो खर्च है वो भैंस की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो अगर आप अच्छी ब्रीड की गाय रखते हो तो वो दूध तो भैंस के बराबर ही देगी, पर उससे उसका खर्च क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। जैसे कि अभी मैंने डाइट बताई थी ना, उसमें आप देखोगे तो भैंस की तुलना में लगभग जो है इसकी डाइट 20 से 25% कम होती है, तो उससे किसान को फायदा होता है। और साथ ही में गाय हमारे देश के अंदर बहुत ही एक हम कहते हैं ना कि भाई उसके अंदर सारे देवी देवताओं का वास है, उस हिसाब से भी अगर देखोगे तो गाय को आप लोगों को पालना और बहुत इज्जत से रखते हैं लोग, है ना। तो इस वजह से गाय जो है अगर अच्छी नस्ल की है तो गाय में भी आपको फायदा होगा, और अगर आपने दूध उसमें कम ले रखा है तो फिर आप उसकी बजाय किसका पालन कर सकते हो? भैंसों का पालन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फिर इसके बाद आगे चलें हम। देखो आगे अगर हम बात करें तो अगला हम देखते हैं विदेशी गाय। विदेशी गाय कौन कौन सी है भाई हमारे पास? विदेशी गाय की अगर मैं बात करूं तो विदेशी गाय कौन कौन सी है? जर्सी गाय, है ना। जर्सी गाय एक आती है, ये मिटा दूं मैं, चलो यही लिख देता हूं गाय के साथ। एक तो HF गाय आती है, एक आती है आपकी जर्सी गाय, है ना, एक आती है जर्सी गाय, एक आती है आपकी रेड डेन, ठीक है, और एक आती है स्विस ब्राउन करके गाय आती है। ये सब विदेशी गाय है ना। विदेशी गाय की क्या कंडीशन है भाई? विदेशी गाय दूध बहुत देती है ना, मतलब कि आपको दूध के मामले में अगर देखो तो दिन में 3 बार दूध देती है। HF गाय जो होती है वो दिन में कितनी बार दूध देती है? 3 बार। मतलब टोटल अगर आपका उसका दूध देखोगे तो 40-50 लीटर तक चली जाती है HF गाय। ठीक है, ये सारी गाय जो है बहुत अच्छा दूध देती है, पर इनमें भी समस्या है। कैसी समस्या है? कि इनका मिल्क प्रोडक्शन तो ज़्यादा है पर इनका इम्यूनिटी कैसा है? बहुत कम है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें बहुत कम होती है। इसी वजह से ये गाय बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है। उसकी दूसरी वजह ये भी है कि इनका जो इन्वायरमेंट है विदेशों का वो अलग है और हमारे देश का इन्वायरमेंट अलग है, जिसकी वजह से जब पालन इनका यहाँ किया जाता है तो हमको स्पेशल अरेंजमेंट करने होते हैं। भाई विदेशों में अगर आप जाओगे तो वहाँ तो बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, उनको तो हज़ारों से उनके पास जो है पशु होते हैं, है ना, मतलब 5,000 10,000 इस तरह से। और वहाँ पर उनको वो कभी बांधते भी नहीं है, वो हमेशा ऐसे खुले फॉर्म में रहते हैं, है ना। चारों तरफ से उनने क्या कर दिया है? फेंसिंग कर दिया है, अंदर सबको छोड़ दिया है। वहाँ की गाय, ज़्यादातर गाय पालते हैं, वो क्या करते हैं? वो जैसे ही उनको जब गाय दूध बनाती है अंदर तो उसको प्रेशर फील होता है, तो वो प्रेशर आकर के और वो मशीन में खड़ी हो जाती है, अपने आप उसका दूध जो है वहाँ लगा लिया जाता है मशीन के द्वारा और वापस जो है वो बाहर चरने चली जाती है। बछड़ों का कोई वहाँ पर लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि वो तो मैंने आपको कल ही बताया था कि बछड़ों को जन्म लेते ही उनसे अलग कर दिया जाता है। उनका पूरा सेगमेंट अलग होता है, उनकी अलग डाइट होती है, उनका सब कुछ अलग होता है, उनकी सेलिंग हो जाती है वहीं से, है ना। गाय को बछड़ों के दर्शन कभी होते ही नहीं है। तो वहाँ का जो उनके जो एनवायरनमेंट है कि वहाँ पर वो जो खुले वातावरण में रहने वाली पहली चीज़ है ना, वहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा होता है भारत की जलवायु की तुलना में। भाई विदेशों की जलवायु कैसी है? भारत से ठंडी है, थोड़ी ठंडे देश है, हमारा देश गर्म है थोड़ा सा। तो यहाँ पर जब आप वो गाय लेके आओगे तो आपको उसके लिए AC लगाना पड़ेगा। AC अगर नहीं है तो आपको उसको फॉगर और फैन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। फॉर्म में ये लिख लिया सबने, है ना। देखो फॉर्म उसका कैसे बनता है, पहले तो उसका शेड आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका वो हो गया फॉर्म, मैंने ये शेड बनाया एक इस तरीके से ये पूरा। अब इसी में मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े फैन लगाने पड़ेंगे अगर मेरे पास HF गाय है तो, है ना। अगर मैंने HF गाय बांध रखी है तो बड़े बड़े फैन मुझे लगाने पड़ेंगे। दूसरा मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? फॉगर या स्प्रिंकलर्स, जो कि ऊपर से पानी की बौछार करते रहते हैं और इन पंखों से वो हवा ठंडी हो जाती है और गाय आराम से रहती है ना। अगर ये अरेंजमेंट स्पेशली गर्मियों में तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? ये बीमार हो जाती है और बीमार हो गई तो क्या होगा?
आपका नुकसान हो गया, है ना। तो गाय के हिसाब से जो विदेशी गाय है उनमें ये सबसे ज़्यादा समस्या आती है। फिर इनकी दूध की जो फैट है, इनके फैट का जो अमाउंट है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। इनका जो दूध है बहुत पतला होता है, बहुत ज़्यादा। विदेशी गाय जितनी भी है उनमें फैट की क्वांटिटी कैसी है, कम है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि बाजार में इनके दूध का जो रेट है वो 18 से 20 रुपये लीटर तक मिलता है, बस 18 से 20 रुपये लीटर तक। ठीक, प्रोडक्शन ज़्यादा है पर दूध कम है, सॉरी दूध ज़्यादा है पर उसमें फैट कम है। और देखो जब भी आप किसी डेयरी में दूध बेचने जाते हो तो आपको पता है या नहीं पता है, वहाँ फैट के हिसाब से दूध आता है ना। वो उनके पास एक मशीन होती है, वो उसमें आपके दूध का सैंपल डालते हैं और वो उसको बताता है कि इसमें इतना फैट है। फैट के हिसाब से फिर आपका पैसा बनता है। तो इनके दूध में फैट कम होता है। भैंसों की दूध की अगर मैं बात करूं तो उसमें फैट बहुत ज़्यादा होगा, वो 50-55 रुपये लीटर भी बिक जाता है, पर इनका दूध 18 से 20 रुपये लीटर ही बिक पाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो, ये इतनी बात हो गई गाय के बारे में। अब देखो कि अगर मैंने गाय रखी, भैंस रखी, तो मैं उसके बाय प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ। बाय प्रोडक्ट क्या होता है गाय का, गोबर, है ना। तो गोबर का भी यूज़ किया जाता है हमारे देश के अंदर। नॉर्मली जो गांव में लोग होते हैं वो तो कंडे बना करके उसको जला देते हैं, या गोबर का खाद बना लिया जाता है। पर जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें दो चीज़ें और होती है गोबर के साथ। पहली तो गोबर की लकड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, गोबर की लकड़ी। गोबर की लकड़ी कैसे बनती है, एक मशीन आती है, वो गोबर को कंप्रेस कर देती है। इस तरीके से उसका हॉपर होता है, यहाँ गोबर डाल दिया जाता है और ये एक यहाँ पर एक पिस्टन चलता रहता है एक पाइप के अंदर, है ना। वो जैसे ही गोबर नीचे आता है वो पिस्टन उसको दबा करके और इधर से एक लकड़ी निकाल देता है, इस तरीके के ब्लॉक्स निकाल देता है। ठीक है, तो वो गोबर की लकड़ी कहलाती है। गोबर की लकड़ी हम बेचते हैं तो वो जो कंडा होता है ना हमारा, उससे बहुत ज़्यादा रेट पे बिकती है, लगभग दुगने प्राइस पे बिकती है। और उससे दो फायदे हैं हमको। एक तो किसानों को तो फ़ायदा है ही, ये मशीन भी कोई महंगी नहीं आती है, 25-30 हज़ार की मशीन आती है ये, है ना। 25-30 हज़ार की एक बार मशीन लगा लो, उसके बाद कहानी ख़त्म। अब गोबर की लकड़ी बनाने की मशीन मात्र 25-30 हज़ार की है, आपने अगर लगा ली, अब आप उससे लकड़ी बनाकर बेच रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा है। उससे पहला फ़ायदा ये है कि पेड़ों की जो लकड़ी है, पेड़ों की जो कटाई है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। भाई जैसे शमशान में हमको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, अब वहाँ तो थोक से, क्विंटल से लकड़ी आती है ना, टनों से लकड़ी आती है, पूरे के पूरे जो लॉट होता है वो आता है। तो अगर वहाँ पर हम गोबर की लकड़ी का यूज़ करते हैं तो गोबर की लकड़ी के यूज़ से पेड़ों को हम बचा सकते हैं, पहली चीज़। किसान को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है उससे, दूसरी चीज़। तीसरा कि ये जो गोबर की लकड़ी होती है जब ये जलती है ना, तो इसका जो हम कहते हैं ना राख जो होती है, वो जो राख इससे जो बनती है, वो राख भी जो है जैसे कि मान लो मैंने 1 किलो गोबर की लकड़ी जलाई, अगर मान लो नॉर्मल लकड़ी अगर मैं जलाऊंगा तो उससे मान लो 250 ग्राम राख बनी मेरी, तो उसमें केवल 100 ग्राम ही बनेगी। मतलब कि उस जो राख, जो वेस्ट मटेरियल है, वो भी नॉर्मल लकड़ी की तुलना में कैसा बनेगा, कम बनेगा। तो ये भी उससे फायदा होता है। तो ये एक काम हो सकता है। ठीक, अब गोबर की लकड़ी मार्केट में कैसे बिकती है भाई, 8 से 10 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है ना, 8 से 10 रुपए किलो के हिसाब से। अब इसके बाद गोबर के साथ एक और चीज़ की जाती है जो बहुत अच्छी होती है और बहुत महंगी होती है, वो होता है गोबर का रस निकालना। क्या करना, गोबर का रस। अब गोबर का रस क्या काम आएगा भाई, देखो गोबर का जूस, है ना, जूस का मतलब पीने वाला जूस नहीं है। आप क्या करते हो कि एक मशीन आती है, वो बहुत महंगी मशीन आती है, वो प्रोडक्ट भी महंगा बना के देती है। जैसे मेरे पास मान लो 10 किलो गोबर है, मैंने उस मशीन में डाला, वो मशीन आती है 3 से 4 लाख रुपए की। कितनी आती है, 3 से 4 लाख रुपए की कंप्रेसर मशीन आती है। उस मशीन में जैसे ही मैं गोबर को डालूंगा तो वो गोबर को इतना प्रेशराइज करेगी कि उसका जो सत है, उसका जो लिक्विड है, वो बाहर आ जाता है। ठीक, गोबर का जो लिक्विड, जो पानी बाहर आता है, उसमें सारी गोबर के जितने भी पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब आ गए, है ना। उन पौधों को नर्सरी वाले खरीद लेते हैं, उस जूस को। उस जूस को कौन खरीदता है, नर्सरी वाले, जो पौधे लगाते हैं ना वो लोग। और वो 200 से 300 रुपए लीटर में बिकता है। कितने में बिकता है, 200 से 300 रुपए लीटर बिकता है वो जूस, गोबर का जूस। ठीक है, गोबर का जूस बड़ा महंगा बिकता है। क्यों, क्योंकि ये बनता भी बहुत कम है। अगर मैंने 10 किलो भी नहीं, मुझे कम से कम 20 किलो गोबर लेना पड़ेगा, तब जाकर मेरा 1 लीटर जूस बनेगा। कितना बनेगा, 1 लीटर। और वो बिकता बड़ा महंगा है। और जो गोबर बचा लास्ट में, वो गोबर वापस खाद बनाने के काम आ जाएगा, वो बेकार तो जाना ही नहीं है। तो डबल फायदा हो गया उससे आप गोबर की लकड़ी बना दो। मतलब पहले आप गोबर का जूस निकाल लो, जूस निकालने के बाद जूस बेच दिया हमने 200-300 रुपए लीटर, उसके बाद आपने क्या कर लिया, गोबर की लकड़ी बना ली। मतलब कि डबल फायदा। पर ये मशीन कैसी है, बहुत, हाँ,
ठीक है, पर ये बहुत महंगी मशीन आती है, इसलिए ज़्यादातर किसान इसका अभी इस्तेमाल इतना चलन में नहीं है। कुछ बड़े बड़े फर्म हैं जिनके पास ये चीज़ें हैं, उसके अलावा लोगों के पास अभी ये अवेलेबल नहीं है। लोग सुनते हैं बड़े शौक से कि यार 200 से 300 रुपये लीटर, बाद में पता चलता मशीन बहुत महंगी है ना, उस वजह से वो फिर उस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो सकती है। तो गाय का गोबर से लेकर के गाय का जो दूध है ना, और फिर कुछ एरिया की अगर मैं बात करूं, हमारे देश में इतना प्रचलित नहीं है, पर विदेशों में तो गायों का जो खुर होता है उसका भी वो लोग पाउडर बना डालते हैं, है ना। तो उनकी तो बात ही छोड़ दें हम, वो तो कुछ नहीं छोड़ते, वो सारी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। हमारे देश के अंदर जनरली भैंस को एक बार हम लोग ऐसा होता है कि भाई बेच दिया जाता है चमड़े के हिसाब से, इसके हिसाब से। गाय को जनरली लोग फिर गाँव में छोड़ देते हैं कहीं भी जंगलों में, है ना, जिसको हम बोलते हैं ना आवारा पशु, नगर पालिका पकड़ के ले जाती है। वो सब ऐसे ही होते हैं, जो दूध देना बंद कर देते हैं तो लोग क्या कर देते हैं, उनको फिर छोड़ देते हैं। तो हमारे देश में ऐसा होता है। ठीक, विदेशों की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो विदेशों में तो ऐसा कोई एनिमल, ऐसा कोई जानवर ही नहीं है जिसको वो छोड़ देते हो, है ना, सभी को खा जाते हैं वो तो खेती करते ही इसलिए है, जानवरों को सारा मक्का खिला देंगे, है ना, जानवरों को पूरा मक्का गेहूं सब खिलाते हैं और फिर जानवरों को खा जाते हैं। इस तरीके से काम होता है वहाँ। ठीक है भाई, तो ये पशुपालन के संबंध में हमने बात कर ली कि पशुपालन जो है इसकी जो गणना है वो हर 5 साल में होती है। भारत में कितने गाय और कितनी भैंस है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक, इसके अलावा 2 चीज़ों के लिए इसका मुख्य रूप से पालन होता है, एक तो दूध के लिए और एक उसके सेलिंग के लिए, है ना, पशुओं की सेल हम कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो कृषि के साथ ही इसको काउंट किया जाता है। लगभग 13 से 15% जो है इसका भारत की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो है इन्वॉल्वमेंट होता है ना, 13 से 15%। अच्छा, आज़ादी के समय कृषि, है ना, कृषि जो आज़ादी के समय थी उसमें अर्थव्यवस्था में 51% उसका रोल था। मतलब कि एग्रीकल्चर जो था, फार्मिंग जो थी हमारे पास आज़ादी के टाइम पर, भारत की कुल अर्थव्यवस्था का 50% हिस्सा कहाँ से आता था, कृषि से आता था। ठीक, और आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो कृषि जो है वो केवल कितने पर आ चुकी है, 13 से 15%। ये अलग अलग सालों में अलग अलग हो जाता है ना, कभी 13, कभी 14, कभी 15, इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। पर मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो 13 से 15% जो है कृषि का योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। ठीक, आप सोचो कितना कम हो चुका है। अब ज़्यादातर लोग किस पर डिपेंड हो गए हैं, उद्योग धंधों पर। ठीक, अच्छा, एक और चीज़ है कि कृषि जो है वो किसके अंतर्गत आती है। देखो, जो वर्क है, जो काम है, उसको 3 भाग में हम बांटते हैं। एक तो होता है प्राइमरी वर्क, कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्शन बोल सकते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा टर्शरी, मतलब कि तृतीय। ठीक, अब इसमें देखो तो प्राइमरी मतलब कि रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल है मेरे पास पूरा कच्चा माल। तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा भाई, कृषि से। भाई मुझे मान लो मैदा बनाना है तो गेहूं मुझे कहाँ से मिलेगा, कृषि से। मुझे ब्रेड बनाना है तो गेहूं कहाँ से मिलेगा, कृषि से। तो कृषि क्या प्रोवाइड करती है, कच्चा माल। इसीलिए वो कौन से सेक्शन में रखा जाता है, प्राइमरी सेक्शन में। प्राथमिक उत्पाद मतलब कि यहाँ पर उत्पादन होता है, क्या होता है, उत्पादन, प्राथमिक उत्पादन, या किसान जो है वो उत्पादक है। ठीक, सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में जो है इसका पूरा मैनेजमेंट होगा, है ना। जैसे कि मान लो मैंने गेहूं लिया, गेहूं के बाद मैंने उसको फैक्ट्री में ले गया, फैक्ट्री में उसको अच्छे से साफ वाफ किया और उसका आटा बना लिया, है ना। ये और आटा बनाने के बाद फिर जो भी मैं उससे प्रोडक्ट बनाना चाहूँ वो बना सकता हूँ। ठीक, और फाइनल जो है आपका तृतीयक टर्शरी, उसमें मार्केटिंग से लेकर के सेलिंग तक का काम होगा, है ना। तो उद्योग धंधे जो हैं वो अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली कृषि पर निर्भर है बहुत सारे, है ना। जो फूड इंडस्ट्री है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। चाहे आप आलू का चिप्स ले लो, है ना, चाहे आप कुरकुरे ले लो, चाहे आप चावल का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, गेहूं का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, इनडायरेक्टली कृषि से आ रही है ना। यही तो चीज़ हो रही है। अभी जो किसान बिल पर जो सरकार का पक्ष है, सरकार यही कहना चाह रही है कि भाई जो 1 किलो आलू किसान बेचता है मंडी में वो बिकता है 5 रुपये 10 रुपये में, और आलू का जो चिप्स है मात्र 10 ग्राम का वो कितने में बिकता है, 5 रुपये में। तो मतलब कि ये जो पैसा है ये किसान को मिलना चाहिए सीधा, ऐसा सरकार कह रही है। पर किसान लोग अभी उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। तो यही चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं। तो कृषि प्राथमिक की श्रेणी में आ गई है, द्वितीयक की श्रेणी में जो है आपके उद्योग धंधे, और द्वितीयक और तृतीयक में उद्योग धंधे आते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था अब मुख्य रूप से किस पर निर्भर हो गई है, उद्योगों पर, है ना, बिजनेस पर निर्भर हो गई है। कृषि पर वो निर्भर अब नहीं रही है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब चलो आगे, इसके बाद पशुपालन के बाद हम थोड़ी सी दूसरी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। अगला है हमारे पास, अगली हम बात करते हैं
पोल्ट्री, है ना, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब कि मुर्गी पालन। तो देखो इसमें एक लाइन पहली लिखो कि मुर्गी पालन सबसे प्रॉफिट वाला काम है। क्या काम है? सबसे प्रॉफिट वाला बिजनेस है ना। लिख लो, मुर्गी पालन सबसे प्रॉफिट वाला बिजनेस है, पहली चीज। क्यों है भाई? क्योंकि ये मात्र 6 महीने के अंदर आपको रिटर्न देना शुरू कर देता है। 6 महीने के अंदर आपको जो है बेनिफिट इससे मिलने लगता है, ये रिटर्न देना शुरू कर देता है। ठीक है। अब देखो इसकी भी फटाफट 2-3 चीजें मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, है ना, कि भारत के अंदर जो मुर्गी पालन है हमारा, है ना, मुर्गी पालन में देखो 2 चीजों के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। एक तो अंडे के लिए, है ना, मतलब एग, और दूसरा मीट। ठीक है, ये 2 चीज़ों के लिए जो है हमारे देश के अंदर मुर्गी पालन। अब मुर्गी पालन में कौन कौन से बर्ड रखे हुए हैं? मुर्गी पालन के अंदर हमने एक तो मुर्गी रखी हुई है, दूसरा जो है आपकी डक, बतख, है ना, डक है, बतख है, मुर्गी है, और टर्की। ऐसी 3-4 जो आपके बर्ड्स हैं उनको मुर्गी पालन के अंतर्गत हम पालते हैं, है ना। अब देखो अंडा, तो भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है, मतलब कि वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पर आता है भारत। किसके मामले में? प्रोडक्शन ऑफ एग, अंडे के उत्पादन के मामले में भारत 3रे नंबर का देश है। ठीक है, 3रे नंबर के देश से मतलब कि अंडा यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। अब एक मुर्गी अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है भाई? एक मुर्गी अपने जीवन काल में 180 से 200 अंडे देती है ना। 180 से 200 अंडे एक साल के अंदर, एक जीवन काल नहीं बोलेंगे हम, एक साल, 1 ईयर के अंदर मुर्गी इतना अंडा दे देती है। ठीक है, अब देखो इनका जो साइकिल है वो भी मैं आपको फटाफट थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है इसको। देखो आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हो? मात्र आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की भी अगर जगह है ना, 1000 स्क्वायर फीट की भी अगर जगह है तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। 1000 स्क्वायर फीट की छोटी सी जगह में आप बिजनेस शुरू करोगे। मुर्गियाँ ज़्यादा महंगी नहीं है ना, मतलब कि किसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं? गाय भैंसों के कंपैरिजन, है ना, उनके कंपैरिजन में सस्ती है। बिजनेस कम पैसों में शुरू हो जाएगा, इनका मेंटेनेंस ज़्यादा होता नहीं है ना। अगर आप उसको 3 से 4 किलो फीड देते हो मुर्गी को, तो उससे उसका 1 किलो जो है आपको वेट उसका बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो मुर्गियों में भी 2 तरह की चीजें हैं कि एक तो ऐसी मुर्गियां जो सिर्फ मीट के लिए पाली जा रही है, किसके लिए? मीट के लिए, और दूसरी मुर्गियां जो सिर्फ अंडों के लिए पाली जा रही है, वो दोनों अलग। मीट वाली को क्या बोला जाता है? बॉयलर मुर्गी। कौन सी मुर्गी होती है वो? बॉयलर मुर्गी। ठीक, और एक जो होती है वो होती है लेयर का मतलब कि अंडे देने वाली, जो अंडे के लिए पाली जाती है, और बॉयलर जो सिर्फ मीट के लिए, मांस के लिए पाली जाती है। ठीक, ये 2 तरह की मुर्गी भारत में मुख्य रूप से प्रचलन में है। ठीक, अब बॉयलर जो मुर्गी होती है जो मीट के लिए पाली जाती है, अब भाई मीट हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसका वजन तेजी से बढ़ना चाहिए, तो उसकी जो डाइट है, उसकी जो फीड है, उसके अंदर मुझे फैट ज़्यादा रखना है, प्रोटीन ज़्यादा रखना है। ठीक है, और जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसके अंदर मुझे वाइटामिन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, ताकि मुझे क्या हो? अंडा वो ज़्यादा से ज़्यादा दे और फटाफट दे, है ना। तो देसी मुर्गी, विदेशी मुर्गी, दोनों ही तरह से आप इस तरीके से उसमें काम होता है, मतलब कि मीट के लिए और अंडों के लिए, है ना। अब देखो कि मुर्गी का जो फॉर्म है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है, फटाफट वो भी देख लो। पहला तो टेम्परेचर मेंटेन आपको रखना पड़ेगा वहाँ पर, है ना, मतलब कि शेड होना चाहिए प्रॉपर। अब हमारे देश में ये सब मेजरमेंट ज़्यादातर रखे ही नहीं जाते हैं, इसीलिए तो जो क्वालिटी है जो वो उतनी अच्छी नहीं मिलती है। अगर आप मान लो जो मुर्गी गाड़ी लेके आती है ना, जो गाड़ी मुर्गी लेके आती है, उस गाड़ी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुर्गियां जो है बेचारी मतलब कि इस तरीके से भरी जाती हैं कि उनमें कई में फ्रैक्चर हो जाते हैं, है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। अब आप उस मुर्गी को खाते हो, मतलब जो भी लोग खाते हैं, तो वो क्या होगा कि वो उसमें जो भी इन्फेक्शन इंटरनली हो गया है वो भी उसके अंदर जाएगा वो तो उस वजह से क्या होता है, फिर बीमारियां फैलती है ना। तो यहाँ पर मुर्गियों का जो या कोई भी जानवर है, स्पेशली जो मुर्गी है, उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही ऐसे अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है ना। पोल्ट्री फार्म में भी आप जाओगे तो आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते हो, है ना, खड़े रह ही नहीं सकते हो। जो पहली बार जाएगा वो उसको तो बाहर ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बीट है
मुर्गियों की, वो साफ़ करते ही नहीं है वो लोग। जब एक साथ इकट्ठा होती है तब ले जा करके उसको साफ़ करते हैं, उनको तो आदत हो जाती है, तो वो मुर्गियां जो है वो उसी में चलती फिरती रहती है आराम से, उसी में दाना भी खाती है और उसी में रहती भी है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो गवर्नमेंट के मेजरमेंट के हिसाब से चलें तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, ठीक। उसके अंदर टेम्परेचर जो है आपका मेंटेनेंस का पूरा जो है ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक। वाटर की सप्लाई जो है वो अच्छे से होनी चाहिए मुर्गियों को, दाना जो है वो अच्छे से देना चाहिए आपको, प्रॉपर अनाज का, है ना। उसके बाद में वहाँ पर एक डॉक्टर होना चाहिए, मेडिकल की जो सुविधा है वो होना चाहिए, है ना। अब ये सब चीज़ें हमारे देश में ज़्यादातर नहीं होती है ना, लोग अपने हिसाब से करते हैं और अपने हिसाब से ही चलाते हैं काम, और होना ये सब चाहिए पर होता नहीं है, ठीक है। तो ये मुर्गियों के केस में हम बात कर रहे हैं। अब मुर्गियाँ जो है मुर्गियाँ पालने में बॉयलर मुर्गी मीट के लिए और लेयर मुर्गी कौन से लिए, अंडे के लिए। अब मैं प्रजातियां बता देता हूं फटाफट। देखो तो मुर्गी पालन की अगर मैं बात करूं तो देखो विदेशी मुर्गियों में पहला हमारी ब्रीड है, ये ब्रीड का नाम हमको याद रखना है ना। विदेशी मुर्गियों में पहली जो है आपकी लेग हॉर्न, कौन सी है, लेग हॉर्न मुर्गी, है ना। ये पहली आपकी ब्रीड हो गई, कौन सी, विदेशी। विदेशी जो है लेग हॉर्न पहली हो गई। दूसरी हो गई रोड आइलैंड रेड, है ना। ये एक और मुर्गी होती है रोड आइलैंड रेड, ये एक मुर्गी होती है, मुर्गी का नाम है ये पूरा ब्रीड का, ठीक। लेग हॉर्न मुर्गी जो है वो कहाँ की है भाई, लेग हॉर्न मुर्गी जो है वो इटली की मुर्गी है। कहाँ की है, इटली की। ब्रीड प्रॉपर कहाँ की है, इटली की। ये जो आपकी आइसलैंड रेड मुर्गी है ये कहाँ की है, ये अमेरिका की है, ठीक। ये अमेरिका की है, एक इटली की हो गई। दूसरी कार्निश, है ना, एक कार्निश ब्रीड आती है, वो है आपकी ब्रिटेन की, मतलब कि इंग्लैंड की, ठीक है। ये 3-4 ब्रीड जो है स्पेशली हमारे देश के अंदर विदेशी जो ब्रीड है वो होती है ना। फिर देसी की अगर मैं बात करूं तो देसी में पहली है असील, ठीक है। असील एक मुर्गी आती है देसी, है ना। उसके बाद अगर मैं जाऊं तो चिट्टा गोक करके एक मुर्गी आती है ना, चिट्टा गोक करके एक मुर्गी आती है। फिर और बसरा, है ना, एक और मुर्गी का नाम क्या है, बसरा। ये जो मुर्गियां हैं ये कौन सी मुर्गियां हैं, ये सब आपकी देसी मुर्गियां हैं, ठीक। चल ये देसी विदेशी की बात हो गई। अब देखो इसके अलावा और 5 मिनट का और है हमारा, वो फटाफट मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा हमारे देश में और क्या क्या होता है, इसके अलावा जो हमारे देश के अंदर बी कीपिंग होती है, क्या होती है, मधुमक्खी पालन, है ना, बी कीपिंग। हाँ वो भी होता है बी कीपिंग, वो तो बहुत फेमस है ना। बी कीपिंग के बाद एक तो होती है आपकी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब समझते हो कि नहीं, रेशम का कीड़ा, रेशम उद्योग, है ना, रेशम का कीड़ा, ये होता है बी कीपिंग। दूसरा होता है फिश, मछलियाँ भी पाली जाती है ना, मछलियाँ भी पाली जाती है, फिशरीज, मतलब मधुमक्खी पालन, रेशम कीट का पालन और कौन सा पालन, फिश, मछलियों का पालन, है ना। इन चीज़ों के बारे में